हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने TRJN बुक से बनाए हैं और इन नोट्स में से हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बस इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो अर्थशास्त्र उसे कहते हैं जिसमें धन के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी हम धन के बारे में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। सीमित साधनों को धन कहा जाता है। अपने सीमित साधनों धन के द्वारा हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन उनको संतुष्ट करने वाले साधन जो है सीमित होते हैं। तो नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे रैगनर फ्रिश। अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे वो रैगनर फ्रिश। इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले 4 अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा। यह क्वेश्चन आ जाता है, एडम स्मिथ की परिभाषा दीजिए। तो एडम स्मिथ ने 1776 में 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक कब प्रकाशित की? 1776 में। यह एग्जाम में आ जाता है। उनकी पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे MCQ में ये भी आ जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ। उनके अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र में धन के बारे में पढ़ा जाता है, धन की मात्रा को कैसे मापा जा सकता है। आगे चलकर 3 लेखकों कार्लाइल, रस्किन और मोरिस, इन 3 लेखकों ने इनकी धन संबंधी जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है उसकी आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ धन के बारे अर्थशास्त्र में सिर्फ धन के बारे में बात की गई है। मनुष्य के कल्याण के स्थान पर धन को इतना महत्व दिया गया है, धन को मनुष्य से अधिक महत्व देना अनुचित है। तो उन्होंने इसे दुखदायी विज्ञान कहकर इसकी निंदा कर दी। और फ्रेंड्स, ये जो एडम स्मिथ है इनको अर्थशास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अर्थशास्त्र के पिता या जनक कौन है, तो आपको लिखना है एडम स्मिथ। आगे डॉक्टर मार्शल ने दी है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा या डॉक्टर मार्शल की परिभाषा दीजिए। तो डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थ की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। डॉक्टर मार्शल ने अपनी पुस्तक कब प्रकाशित की? 1890 में। उनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे हिंदी में बोलेंगे अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लेखक कौन है, तो डॉक्टर मार्शल। देखते हैं उन्होंने क्या परिभाषा दी है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध मानव जाति का अध्ययन है। साधारण व्यवसाय से मतलब है आर्थिक कार्य, जैसे आर्थिक कार्य से मतलब है मनुष्य धन कमाता है और खर्चे करता है, तो उसके बारे में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। तथा व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों के उस भाग का भी अध्ययन किया जाता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थ उनका उपयोग करने से है। कि भौतिक पदार्थ होते हैं उनका प्राप्ति और उनका उपयोग करने से मनुष्य को कैसे कल्याण प्रदान होता है, उसके बारे में भी अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर मार्शल ने यह परिभाषा दी है। आगे रॉबिन्स ने दी परिभाषा। रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल की परिभाषा की आलोचना कर दी। रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। तो देखते हैं, रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक कब प्रकाशित की? 1932 में। पुस्तक का नाम एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सीमित साधनों, मान लीजिए दूध है,
वो एक सीमित साधन है, लेकिन उसके उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूध से चाय बनाई जा सकती है, कॉफ़ी, मेवा, आइसक्रीम, दही, पता नहीं क्या क्या बनाया जा सकता है। तो सीमित साधन है लेकिन विभिन्न उपयोग है। मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना है कि आप क्या बनाना पसंद करोगे। मान लीजिए आप चाय बनाना पसंद करेंगे, तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधन तथा उद्देश्य संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दुर्लभता कब होती है? जब किसी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, यानी मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है। पूर्ति कम है, दूध की पूर्ति कम है लेकिन मांग अधिक है, तो उस स्थिति को दुर्लभता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा दीजिए। ये परिभाषा सैमुअल्सन, पीटरसन और फर्गुसन इन तीनों ने दी है। तो इनके अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। एग्जाम्पल वही दूध वाला ले लीजिए। सीमित साधन है, आपको ऐसा प्रयोग करना है उसका जिससे आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। आगे देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक गृहस्थ, एक उपभोक्ता आदि। उपभोक्ता कौन होते हैं? हम। गृहस्थ भी हम होते हैं और फर्म भी। मतलब इसमें एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। जो ये बेरोजगारी है ये किसी एक व्यक्ति में नहीं होती, एक फर्म, एक उपभोक्ता की नहीं होती, बल्कि पूरी इकोनॉमी की होती है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होती है। और राष्ट्रीय आय है, ये भी पूरे राष्ट्र की आय होती है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है। आगे है, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है। वास्तविक अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि क्या था, क्या है तथा क्या होगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिखा है। 2023 से पहले कोरोना की क्या स्थिति थी, 2023 में क्या स्थिति है तथा 2023 के बाद क्या स्थिति होगी। तो क्या था, क्या है, ये वास्तविक अर्थशास्त्र होता है। आगे है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि क्या होना चाहिए, जैसे कीमतों में स्थिरता पाई जानी चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए। आय के समान वितरण से मतलब है गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनको अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए और जो अमीर लोग हैं उनको अधिक टैक्स देने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये 2 मार्क्स वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए हमारे। 4 मार्क्स वाले 1-2 क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आते जाते हैं। तो जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है सबसे पहले आपको ऐसे अंतर का आधार लिखना है, फिर व्यष्टि समष्टि जो भी है अंतर दिखा देना है। तो सबसे पहले उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुई। व्यष्टि माइक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ है छोटा। समष्टि मैक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ है बड़ा। इनकी पढ़ ली है हमने डेफिनेशन। और अध्ययन का क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता फर्म। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या। केंद्रीय समस्या क्या है इसकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण करना है। समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या आय एवं रोजगार निर्धारण है। 4th पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप मूल विषय नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप जो है मूल विषय है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है तो सरकार का नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है मांग का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है, इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है, जो कि 4th और 5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
उत्पादन का सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। एक फर्म उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है, इससे संबंधित उत्पादन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, जो कि हम 6 और 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। कीमत निर्धारण का सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण से सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में वस्तुओं की कीमत निर्धारण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत में किया जाता है। ये 12 और 13 चैप्टर में पढ़ेंगे हम, 11, 12 और 13 चैप्टर में। साधन कीमत सिद्धांत, वस्तुओं के बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसका उत्पादन के साधन में साधन कीमत अर्थात मजदूरी, ब्याज लगान, लाभ के रूप में बंटवारा कर दिया जाता है। तो इन 4 चीज़ों का हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।